प्रिय छात्रों, प्यार भरा नमस्कार। बाम्बूसर हिंदी क्लासेस ऐप पर आपका अभिनंदन है। बाम्बूसर हिंदी क्लासेस ऐप पर आपको जो बैच उपलब्ध मिलेंगे, व्याख्याता हिंदी का, वरिष्ठ शिक्षक हिंदी का, व्याख्याता इतिहास का, व्याख्याता जीव विज्ञान का, व्याख्याता राजनीति विज्ञान का और वरिष्ठ शिक्षक व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, वरिष्ठ शिक्षक का प्रथम प्रश्न पत्र, वरिष्ठ शिक्षक की सामाजिक विज्ञान और गणित, इनके बैच आपको उपलब्ध होंगे। हिंदी की मैं चर्चा कर रहा हूं। हिंदी के मोटे रूप से 5 भाग होते हैं। व्याख्याता में 5 भाग होते हैं। सबसे पहले व्याकरण, उसके बाद साहित्य इतिहास, फिर काव्य शास्त्र, उसके बाद किताबें जिसमें कबीर और आपके जो लगते हैं बालकांड ये, और उसके बाद मनोविज्ञान और पेडागोजी। ये पांचों पूरा पाठ्यक्रम आपको व्याख्याता द्वितीय प्रश्न पत्र में मिलेगा। और सेकंड ग्रेड में आपका हिंदी प्लस शिक्षण विधियां, ये पूर्णतः आपको सेकंड पेपर में मिलेगा। यानी मेरी ऐप के ऊपर ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसका आपको वीडियो ना मिले और पीडीएफ ना मिले। यानी प्रत्येक टॉपिक की वीडियो, प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ और प्रश्न उत्तर और टेस्ट की सीरीज बिल्कुल सही रूप में मिलेगी। आपके साथ किसी प्रकार का कोई छलावा नहीं होने दूंगा। हो सकता है बड़ी बड़ी एकेडमियों के मालिक है, वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा सिलेबस करा के भगा दे। आप मेरा डेमो लीजिए, मेरे स्टाफ का डेमो लीजिए। टॉपिक आप बोलिएगा, डेमो हम देंगे। ऐसे नहीं कि हम टॉपिक रट के और आपको डेमो दे दें। आज मैं छंद की चर्चा कर रहा हूं। हिंदी के 2 भाग होते हैं, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। जो गद्य होता है उसका नियामक व्याकरण होती है, जो पद्य होता है उसका नियामक छंद होता है। यानी ये छंद को नियंत्रित करने का काम करता है। अब देखिए, हम लोगों को इसमें यह सीखना है कि क्या मुझे एक पंक्ति दे दी जाए, मैं उसकी वर्ण गणना कर सकता हूं, मात्रा गणना कर सकता हूं। अगर आपको वर्ण गणना और मात्रा गणना आती है तभी आप बता पाओगे कि इस पंक्ति के अंदर कौन सा छंद है। तो वो आपको मैं सिखाऊंगा। आप में समझ विकसित करनी है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि इन पेपरों में रट्टा नहीं चलता है। मान लो मैं आप लोगों को एक शब्द दे दूं कि भाई ये कामना शब्द है, आप बताइए इस शब्द के अंदर कौन सा गण होगा। तो आप लोगों को मैं गण का तरीका बताऊंगा, मात्रा गणना करने का तरीका बताऊंगा। देखो, जो दीर्घ मात्राएं होती है, जो दीर्घ होता है उसको हम इस चिन्ह से इंगित करते हैं, लघु को हम इस चिन्ह से इंगित करेंगे। यानी ये दीर्घ का चिन्ह है, ये लघु का चिन्ह है। सिंपल भाषा में बात करूं तो एस जैसा है वो दीर्घ है, आई जैसा है वो लघु है। अगर मैं आपको कामना शब्द लिख दूं, आपको कहूं इसमें मात्रा बताओ, आप इस पे एस, इस पे एक और इस पे एस लगाइए, तो इसमें 2 2 4 यानी कुल 5 मात्रा है। हम लोगों को यह भी पूछेगा कि इसमें छंद कौन सा आया, तो जब आपको गण कौन सा आया तो आपको मैं गण में लेके जाऊंगा, आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही मान लो मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा नस्ल, और आपको कहूंगा इसकी मात्रा गणना करो, तो आप तीनों में लघु है तो 3 लघु के चिन्ह लगा दो, और कुल इसमें 3 मात्राएं हैं। वो आपको कहेगा इसमें गण बताइए कौन सा है। जरूरी नहीं है यही शब्द आए, आपको वो ये भी कह सकता है कि ये रमन शब्द है, इसमें आप गण बताइए। तो आप इसमें इस प्रकार इसको जो है चिन्ह लगाओगे और इसमें 3 मात्रा गिन के इसका गण बताओगे। अब हम चर्चा करते हैं कि छंद की क्या परिभाषा होती है, किन किन विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी थी। पहले विद्वान है महर्षि पाणिनि, जो कहते हैं जो आह्लादित करे, प्रश्न करे, उसे छंद कहते हैं। पाणिनि ये कहते हैं आपके हृदय को आह्लादित कर दे, आपके हृदय को द्रवीभूत कर दे, उसे हम छंद कहेंगे। जैसे आप गीत सुनते हो, भजन सुनते हो, आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, वो गीत और भजन है, वो छंद है, वो आपको आनंद की अनुभूति देता है।
यास्क ने छंद की उत्पत्ति छंदी धातु से मानी, जिसका अर्थ होता है संवरण या आच्छादन करना। देखिए, एक पेपर में आया था कि काव्य की आत्मा क्या होती है। काव्य की आत्मा रस होता है। फिर आया कि काव्य का वस्त्र किसको कहते हैं, तो काव्य के वस्त्र छंद को कहते हैं। फिर आया कि काव्य का आभूषण किसको कहते हैं, तो काव्य का आभूषण अलंकार को कहते हैं। काव्य का स्थायी धर्म कौन सा है, जो सौंदर्य उत्पन्न करता है। काव्य का स्थायी धर्म जो सौंदर्य उत्पन्न करता है वो काव्य गुण होता है। निष्कर्ष, जो पद रचना अक्षर, अक्षरों की गणना, कर्म, मात्रा गणना, यति गति नियमों से आधारित होगी, उसे हम छंद कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं छंद पद्य को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी ये पद्य का नियामक होता है। आगे चलते हैं। छंद की आपसे प्रश्न पूछेगा व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी शिक्षक में। छंद की प्रथम चर्चा कौन से ग्रंथ में मिलती है? छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे आदि ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें पुरुष सूक्त में और 9वें मंत्र में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि छंद की सबसे पहले चर्चा कहाँ हुई थी। छंद शब्द का अर्थ होता है प्रश्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना, कामना करना, आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिमाण करना। कभी कभी वो आपको क्वेश्चन पूछेगा छंद का क्या अर्थ होता है, तो आपको उत्तर देना है इनमें से कोई 3 आ जाएगा और कह देगा उपयुक्त सभी। आपको ये उत्तर देना है। आगे चलते हैं। छंद से संबंधित कौन से ग्रंथ है, यानी आधुनिक हमारे काव्य में छंद से संबंधित किन किन विद्वानों ने ग्रंथ लिखे। पहला छंद सूत्र है, ये आचार्य पिंगल का लिखा हुआ है। दूसरा छंदा अनुशासन है, ये आचार्य हेमचंद्र का लिखा है। तीसरा वृत्त रत्नाकर है, ये आचार्य केदार भट्ट का लिखा है। चौथा छंद श्रावली है, ये जगन्नाथ दास नाथ भानु का लिखा हुआ है। और छंद हार पिंगल है, ये मतीराम का लिखा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। छंद के अंग, यानी हम लोगों को यहाँ पे ये सीखना है कि छंद के कौन कौन से अंग होते हैं, यानी छंद के क्या नियम होते हैं। क्या हमें एक पंक्ति दे दी जाए, क्या हम उसके अंदर मात्रा गिन के बता सकते हैं, उसको हम छंद के नियम कहते हैं। सबसे पहले बात करें कि पाद या चरण। छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसको आप चरण या पाद कहोगे। तो इसमें प्रथम और तृतीय पंक्ति को विषम पंक्ति चरण कहिए और द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति को आप सम चरण कहोगे। अब बात ये उठती है मात्रा गणना, यानी छंदों की मात्रा कैसे गिनी। मात्रिक छंदों में छंदों की मात्रा गिनी जाती है। मात्रा गिनने के क्या नियम है, मैं आपको इसमें एक एक के ऊपर चर्चा करता हूं। देखिए, सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि मात्रा गिनी कैसे जाती है। पहला नियम है लघु स्वर की 1 मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनी जाती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किस किस स्वर को लघु कहेंगे। ए, ई, उ और री, इनको हम लघु स्वर कहेंगे। ये कहीं भी मूल रूप में आ जाए या मात्रा के रूप में आ जाए, आपको कहीं इसमें अपात्रा गिनी है। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को ये कहा कि भाई ये कृषक शब्द है, इसमें कितनी मात्रा होगी, तो इसमें री की मात्रा है, ये लघु स्वर है, आप एक गिनोगे। स में ए और क में भी ए, यानी इस शब्द में कुल 3 मात्राएं हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब बात ये उठती है कि दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनेंगे, यानी जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी आप 2 मात्रा गिनोगे। दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ होते हैं। ये किसी अक्षर में मात्रा लग जाए तो आप उनकी 2 गिनोगे, मूल रूप में आ जाए तो भी 2 गिनोगे। जैसे मान लो मैंने आपको ये कहा कि ये कोमल शब्द है, आप इसमें
मात्रा गिन के दिखाओ। तो ओ की मात्रा आ गई, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये लघु है। या मान लो मैंने आपको ये कहा कि एक शब्द आप लोगों को लिख के दिया कि भाई ये नाराज शब्द है, इसमें आप मात्रा गिन के दिखाओ। या मान लो मैंने आपको ये कहा कि ये करेंगे शब्द है, इसमें मात्रा गिन के दिखाओ। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ आ की मात्रा है, आप दो गिनो, यहाँ आ की है दो गिनो, इसमें एक है, तो दो और दो चार, एक पांच मात्रा हो जाएगी इसमें। इसमें दो और एक तीन, एक चार मात्रा हो जाएगी। अब देखो कै में है एक गिनो, इसमें एक ही मात्रा है दो गिनो, इसमें एक ही मात्रा है आप दो गिनिए। तो इसमें दो और दो चार और एक पांच मात्रा हो जाएगी। यानी आप लोगों को क्या करना है इसमें कि जिसमें दो मात्रा हो, मतलब जिसमें दीर्घ स्वर हो उसकी आप दो मात्रा गिनिए, और जिसमें लघु स्वर हो उसमें आप एक मात्रा गिनिएगा। इस बात का ये मतलब है। आगे मैं बढ़ता हूं। अगली बात हमारी आती है कि अनुस्वार और विसर्ग की दो मात्रा गिनी जाती है। यानी किसी भी अक्षर के अंदर अनुस्वार और विसर्ग आ जाए तो आप उसकी दो मात्रा गिनोगे। यानी इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि मान लो मैं आपको ये कह दूं ये संगम शब्द है, इसमें मात्रा गिन के दिखाओ। जिस अक्षर पे अनुस्वार की बिंदी आ जाती है उसको हम दीर्घ मानेंगे। ग में एक, मैं में एक, यानी इसमें दो, एक तीन, एक चार, कुल चार मात्रा हो गई। उसी प्रकार अगला रूल ये है कि एक वर्ण आधा, एक वर्ण पूरा हो तो आपको कहना है पूर्व वाला वर्ण जो है वो दीर्घ माना जाएगा। यानी एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा हो तो पूर्व वाला वर्ण दीर्घ माना जाएगा। इस बात का क्या मतलब होता है? जैसे आप लोगों के सामने मैंने एक शब्द लिखा कि सत्य, तो आप लोग क्या करोगे? ये सत्य शब्द है। नियम ये कहता है कि एक वर्ण आधा, एक वर्ण पूरा हो तो पूर्व वाला दीर्घ माना जाएगा। इसमें स को आप दीर्घ मानोगे, स पे कुछ मत कीजिए, यह में एक मात्रा मानो। इसमें कुल तीन मात्रा हो गई। यहां मान लो मैं आपको ये कह दूं कि ये तथ्य शब्द है, इसमें आप मात्रा गणना कीजिए। तो यह से पहले वाले अक्षर को इसको दीर्घ कर दीजिए, थ से पहले वाले को, यह में एक मात्रा है तो इसमें तीन मात्रा गिनी जाएगी। एक वर्ण आधा, एक वर्ण पूरा हो तो आपको पूर्व वाला जो वर्ण है उसे आपको दीर्घ मानना है। यानी पूर्व वाला जो वर्ण आएगा उसे आप दीर्घ मानोगे। इस बात का ये मतलब निकलता है। अब देखिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी ये पढ़ा कि लह, मह, नह, अगर ये किसी अक्षर में आ रहे हैं तो पूर्व वाले को आप दीर्घ मत मानना, ये अपवाद है। बाकी एक आधार एक पूरा आएगा तो पूर्व वाला दीर्घ माना जाएगा। जैसे मनह शब्द लिखा, आप इसको दीर्घ मत मानना। ठीक है, ये तीन अक्षर प्रतिकूल, ये मान लो तनह शब्द आ रहा है तो आप इस तय को दीर्घ मत मानना। नह, लह, मह अगर कहीं हो तो दीर्घ मत मानिएगा। उसके बाद अगली बात हम करते हैं, अगली बात की तरफ बढ़े तो आप लोग देखिएगा ये कहता है चंद्र बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लघु पर आए तो एक मात्रा गिनना, दीर्घ पर आए तो दो मात्रा गिनना। यानी चंद्र बिंदु किसी अक्षर में जो मात्रा की संख्या है वो नहीं बढ़ाएगा। जैसे मान लो मैं आपको ये कह दूं ये मुह शब्द है, आप इसमें मात्रा गिन के दिखाओ। तो यहाँ लघु है ना, आप इसमें एक ही गिनोगे, ए में भी एक ही गिनोगे, इसमें दो ही मात्रा है, आप चंद्र बिंदु के कारण इसको दीर्घ मत करना। और अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि भाई ये आंख शब्द है, इसमें मात्रा गिन के दिखाओ, तो भी इसमें आ की मात्रा आ गई ना, ये इसको दीर्घ काउंट करवाएगी। इसमें एक है तो इसमें तीन ही मात्रा गिनी जाएगी। यानी ये मात्रा गिनने का तरीका होता है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। लघु और गुरु, छंद में लघु को, यानी लघु का चिन्ह ये है, दीर्घ का ये चिन्ह है, यानी लघु का ये होगा और दीर्घ का ये चिन्ह होता है। अब हम लोग आप लोगों को मात्रा कैसे गिनते हैं
आप लोगों के सामने एक शब्द पड़ा है, गुण अवगुण जानत नहीं कोय, यानी अब इसकी मात्रा गिनेंगे। तो गुण अवगुण जानत नहीं कोय, अगर मैं कहूं इसमें कितनी मात्रा गिन के दिखाओ, तो घ पे छोटा हुआ है, एक मात्रा लगा दो। और उसके बाद देखिए, अणे में छोटा है, एक लगा दो। ए लघु है, लघु है, लघु है। यहाँ आ दीर्घ है, और यहाँ लघु, यहाँ ये लघु, ये दीर्घ और ये लघु। अब मैं आपको कहूं इसमें कितनी मात्रा है, तो आप ऐसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 13, 2 15, 1 16, यानी इस पंक्ति में कुल 16 मात्राएं हैं। यानी इसको मात्रा गिनने का तरीका ये होता है। अगर मैं आपको कह दूं वर्ण गिन के दिखाओ, तो उसमें लघु दीर्घ नहीं गिना जाएगा, उसमें आधा भी नहीं गिनते हैं। वर्ण में सीधा गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर मात्रा की बात करूं तो 16 है, और वर्ण की बात करूं तो 13 है। यानी इस बात का ये मतलब होता है। अब मैं आगे चलता हूं कि जैसे मान लो मैंने आपको एक पंक्ति लिख के दी कि मोहन मेरे मन में बसो, है ना, मोहन मेरे मन में रहो। मान लो मैंने आपको ये पंक्ति दी, आपको कहूंगा इस पंक्ति में आप मात्रा गण का गणना करके दिखाइए। तो देखो, ये ओ की मात्रा है, दीर्घ कर दो। है में लघु, ये लघु। ये ए की मात्रा है, दीर्घ मानी जाएगी, ए दीर्घ स्वर होता है। यहाँ ए है लघु, ये ए है, दीर्घ माना जाएगा, ये लघु, ये दीर्घ। अब मैं आपको कहूं कितनी मात्रा होगी, तो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 9 10 2 12 13 और 2 15, यानी इसमें कुल मात्रा 15 हो जाएगी। यानी आपको मात्रा गणना करनी ऐसे है। अगर मैं कह दूं वर्ण गणना करके दिखाओ, तो आप सीधे अक्षर गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इसमें वर्ण 10 है। वर्ण गणना में प्रत्येक वर्ण को एक माना जाएगा, आधा वर्ण नहीं गिनना है। उसके बाद आता है कि गण। गण क्या होते हैं, 3 वर्णों का समूह एक गण होता है, और ये कुल 8 गण होते हैं, जिसको हम एक सूत्र से पढ़ेंगे। देखिए वो सूत्र कौन सा है, आप लोगों को मैं इसमें उस सूत्र को एक बार सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, उसके बाद नियमों की चर्चा करेंगे। देखिए, जब सूत्र का जिक्र आए यानी गण के, तो आप एक शब्द को ऐसे लिख लेना, यह माता राज भान सलगा। ये शब्द आप याद कर लेना, यह माता राज भान सलगा, यानी इस शब्द से हम एक सूत्र बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। पहला हो जाएगा गण, दूसरा हो जाएगा इसका उदाहरण, और तीसरा हो जाएगा इसका सूत्र। यानी इसमें आप ऐसे 3 कॉलम बना लीजिएगा। अब आप इसमें पहला गण बनाइएगा, यह से उसका नाम रख दो यज्ञण, यानी पहले गण का नाम पहले अक्षर से रखना है। अब आप क्या काम करोगे, यह से गिन के 3 अक्षर लिख लो, यह माता, यानी आप ये शब्द यहाँ यह माता लिख लिया। अब मैं आपको कहूंगा इसका सूत्र लिखिए, तो देखो यह में लघु है, यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ISS, यानी लघु दीर्घ दीर्घ। उसके बाद आपको कहूंगा कि दूसरा गण बनाओ, तो दूसरा अक्षर मैं है ना, तो इसका नाम क्या रखोगे, मगन। अब आप क्या काम करोगे, इसके 3 अक्षर उठाओ और यहाँ लिखो मातारा। मातारा आपने लिख दिया। अब मैं कहूंगा मगन का क्या फॉर्मूला है, तो तीनों में दीर्घ मात्राएं हैं, तो SS लिख दो, यानी यहाँ पे SS आ जाएगा। अब मैं आपको कहूंगा कि तीसरा लिखो, तो आप तय से उसका नाम क्या रख दो, सगन रख दो, यानी तय से आपने सगन रखा। अब आप यहां से गिन के 3 अक्षर ले लो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ताराज लिख दीजिए। अब आप इसका फॉर्मूला बनाओ, SSI, यानी यहाँ SSI आ जाएगा। उसके बाद अगला गण बनाओगे 4 नंबर,
आप र से उसका नाम क्या रख दोगे, रगन रख दीजिए। अब र से गिन के 3 अक्षर ले लो, आप यहाँ पे लिखोगे राजभा। अब राजभा का क्या फॉर्मूला होगा, देखो दीर्घ लघु दीर्घ, यानी एस 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 आई एस, ऐसे बन जाएगा ये। तो इसी प्रकार आगे अगर मैं भैसे कहूं तो भैसे इसका नाम क्या रख दोगे आप, सॉरी जैसे कहूं तो इसका नाम जगन रख दो, और जगन के 3 अक्षर चुन के ले लो, जबान आ जाएगा। जबान का फॉर्मूला कहूं तो आई एस आई, यानी इसका आई एस आई इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर अब देखो हम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, तो यह माता राजभान सलगा, यानी इसके सूत्र है ये, यह से आपने बनाया यज्ञ और 3 अक्षर लिए, यह माता, यानी इसको आई एस एस कह लो। फिर मैं से लिया मग्गण, 3 अक्षर गिने मातारा, यहां से आप 3 अक्षर ले लो तो क्या बनेगा, ये मातारा, तो तीनों में दीर्घ है, एस एस इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर तय से बनाओ तगण, यहां से 3 अक्षर ले लो, तराज आ गया, तो एस एस आई इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर रै से 3 अक्षर ले लो, राजभा, ठीक है, तो राजभा का फॉर्मूला एस आई एस, ये देखो। उसके बाद जैसे क्या ले लो, जगण, जगण से जवान, आई एस आई, और बै से क्या ले लो, भगण, तो बानस बन जाएगा, एस आई आई। न से ले लो नगण, नस्ल बन जाएगा, यानी ये। और उसके बाद में स से ले लो सगण, तो सलगा बनेगा, आई आई एस ऐसे। अब जरूरी नहीं है आपको थराज मात्रा शब्द दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपको ये भी कह देगा कि भाई ये शब्द है कि मतीरा शब्द है, आप बताओ ये कौन सा गण है, तो आप आई एस आई इसके ऊपर चिन्ह लगा लो और यहाँ चेक कर लो कि आई एस आई कौन सा है, तो आई एस आई आपका जगण है। या आप जबान यहाँ से आई एस आई निकाल के इसको मैचिंग कर लीजिएगा। अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि नहीं, मेरे पास तो जो शब्द है वो है रिमान है, मान लो ये शब्द है, मैं पूछूंगा रिमान में कौन सा गण बना, तो आप देखो एस एस आई। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि एस एस आई कौन सा बना रहा है, आप जाओगे बिल्कुल ताराज, यानी ये तगण बनाएगा। तो मैं ये कहूंगा रिमान शब्द में कौन सा हुआ, तगण। मतीरा में कौन सा हुआ, ये आई एस आई, जहां आपका आया आपने वो उत्तर कर दिया था जैसे जगन किया था। तो आपको वहां पे ये नहीं दिया जाएगा, और शब्द देंगे, आप इस फॉर्मूले से उसका सूत्र निकाल के उसमें उत्तर दोगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यति, यति विराम या ठहराव को यति कहते हैं, गति प्रवाह को गति कहते हैं। मात्रिक छंदों में इसकी जरूरत पड़ती है, जो अल्प विराम और पूर्ण विराम लगाते हो वो तो आपकी यति होती है, वो ठहराव होता है, गीत में लय देने के लिए ऐसा करते हैं। तुक चरण के अंत में आती है, वर्णों की आवृत्ति तुक तुक कहलाती है। जैसे आप लोग ये कहते हो ना, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, है ना, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, इसमें ये वर्णों की आवृत्ति होगी, इसको तुक कहते हैं। अगर 5 वर्णों की तुक लग जाए तो वो उत्तम मानी जाती है, लेकिन 3 की मध्यम होती है, उसके बाद में न्यून तुक मानी जाएगी। देखो पंजाबी कलाकार इस तुक का एक बीच का रास्ता अपना लिया, तुक गीतों में मोह का उत्पन्न करेगी। जैसे पंजाबी कलाकार क्या कहते हैं, वो लास्ट में कह देंगे कि बोलो तारा रा तारा रा, या कह देंगे बोलो तुणक तुणक तुणक, तो वो तुक है जिससे आपके जो कदम है वो उठने लग जाते हैं, आप नाचने लग जाते हो, क्योंकि गीत आपको आनंद देते हैं, क्योंकि गीत छंद होते हैं और छंद मन को आह्लादित करता है। आगे बढ़ता हूं मैं, छंदों के प्रकार। पहला छंद, यानी छंद कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन आएगा। तो पहला होता है वर्णिक छंद, वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक कहलाता है। 1 से 26 तक वर्ण वाला छंद साधारण कहलाएगा, यानी अगर उसमें 1 से लेकर 26 यानी 15 20 22 23 आ गए तो उसको साधारण छंद कहना है। 26 से ऊपर वर्ण आ जाए तो दंडक कहना है, जैसे 31 32 33 आ गया तो उसको दंडक बोला जाएगा। मात्रिक छंद मात्रा गणना के आधार पर रचे जाते हैं, 1 से 32 तक मात्रा हो तो साधारण कह देना,
32 से ऊपर आ जाए तो दंडक कहना पड़ेगा इसको। तीसरा जो छंद होता है वो मुक्त छंद होता है। इसमें मात्रा गणना, वर्ण गणना का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल प्रवाह का ध्यान रखा जाता है। हमारे आधुनिक कवि जैसे कुमार विश्वास है, इंदौरी है या मुनव्वर राणा है, ये लोग वर्तमान में आपको मुक्तक ही सुनाते हैं। ये कभी भी आपको वो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि मुक्तक में मात्राओं का, वर्ण गणना का ध्यान नहीं रखा जाता। सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है वो इस प्रकार की बात कहता है। अगला है लय वृत्त छंद। वह छंद जिसमें लय पर ध्यान दिया जाता है, राग पर ध्यान दिया जाता है, उसको लय वृत्त छंद कहा जाएगा। यानी ये छंद के 4 प्रकार होते हैं। छंद के वर्णिक और मात्रिक जो छंद है उसके उपभेद जो है वो 3 होते हैं। समछंद, जिस छंद के चारों चरण समान होते हैं उसे हम समछंद कहेंगे, यानी जैसे चौपाई है। अर्ध समछंद, जिसमें आधे चरण समान होते हैं, जैसे दोहा, उसमें आप 2 पंक्तियां ही पढ़ोगे। विषम छंद, जिसमें 2 से अधिक चरण समान न हो, वो विषम छंद है। जैसे आगे जाके कवित वगैरह, कुंडलिया वगैरह, जिसमें 6-6 छंद आ जाते हैं, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अब आप लोग देखिएगा, विषम छंदों में आप 2 प्रकार के छंदों का मिक्स करते हो, तो 2 एक प्रकार की बात करेंगे, 4 एक प्रकार की बात करते हैं। तो उनकी चर्चा जब हम करेंगे तब उसमें 4 से ज्यादा चरण होते हैं, 6, 7, 8, 6, 8, 10 ऐसे इस तरह के आने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम कक्षा में केवल छंदों के हमने नियम पढ़े हैं। अगली कक्षा में आपके जो व्याख्याता में और द्वितीय श्रेणी शिक्षक में जो जो छंद लगते हैं उनके पहले नियम पढ़ाऊंगा, फिर उनको निकालने का मैं आपको तरीका समझाऊंगा। तो हिंदी काव्य शास्त्र पढ़ने के लिए बाम्बू सर हिंदी क्लासेस ऐप से जुड़िए, जिसमें आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम का, प्रत्येक टॉपिक का वीडियो, पीडीएफ, उसकी क्लियरिटी, और लाइव क्लासों में मेरे साथ आइए। 8:20 से लेके 10 बजे तक मेरी हिंदी की लाइव क्लासें होती है। आप आइए मेरे साथ, और निश्चित रूप से हिंदी में आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कराऊंगा, को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाम्बू सर हिंदी क्लासेस ऐप में हिंदी व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी का व्याख्याता का द्वितीय प्रश्न पत्र, वरिष्ठ शिक्षक का प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र, इतिहास व्याख्याता का प्रथम और द्वितीय, जीव विज्ञान का प्रथम और द्वितीय, राजनीति विज्ञान का प्रथम और द्वितीय, इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड के सारे सब्जेक्ट मेरी ऐप पर आपको उपलब्ध होंगे। जो बच्चे एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, मेरी व्याकरण एक बार पढ़ लीजिए, जिंदगी में दोबारा व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूं। धन्यवाद।